Hello students, today we will discuss about the topic of land resources. Okay, so first of all हम समझेंगे कि land resources होता क्या है. ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है कि लैंड जो है वो बेसिकली आपके जो लिथोस्फीयर वाली लेयर है, हमने जो अभी लास्ट स्फीयर्स पढ़े थे, 4 स्फीयर पढ़े थे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर. तो जो लिथोस्फीयर वाली स्फीयर थी उसी में हमने पढ़ा था कि जो आपका लैंड है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो आउटर मोस्ट मेंटल क्रस्ट है आपकी अर्थ की, उसी को हमने क्या बोला है, उसको लैंड बोला गया है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं. अपर मेंटल ऑफ द अर्थ क्रस्ट में आपके फॉरेस्ट आ गए, वेटलैंड्स आ गए, ग्रासलैंड आ गए, डेजर्ट्स आ गए या एग्रीकल्चरल लैंड्स आ गई. तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में पाई जाती हैं, लैंड रिसोर्सेज में. ओके, तो जो लैंड है, अगर हम इसकी बात करें लैंड एज ए रिसोर्स, तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिखाई है जिसमें हम फॉलोइंग पैटर्न जो है लैंड के वो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे. जैसे ये जो आपकी टेबल है इसमें हम अगर देखें एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, यानी कि यहाँ पे हमने इसको लैंड को डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में कि कौन कौन सी लैंड्स हमारे इंडिया में यूज़ होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी एग्रीकल्चरल लैंड. तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो 43.6% पाई जाती है. उसके अलावा जो आपकी सेकंड है दैट इज़ परमानेंट पास्चर्स एंड मीडोज, ये हमारी 14.6% हमारे इंडिया में पाई जाती है. इसके अलावा कल्चरेबल वेस्टलैंड्स ये हैं 12.2%. फिर है आपके फॉरेस्ट जो आपके 10.7% की मात्रा में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है आपकी बैरन एंड इनकल्चरेबल लैंड. बैरन मतलब जो बिल्कुल बंजर जमीन है, वहाँ पर ना कोई एग्रीकल्चर होता है, ना कोई इरिगेशन होता है, नथिंग. ठीक है, तो वो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, बिल्कुल बंजर. वो कितनी परसेंटेज में है हमारी, 8.4% में. उसके बाद आपकी अर्बन लैंड ये पाई जाती है 5.3% में. एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इज़ अबाउट 5.2%, यानी कि ये जो लैंड है इसके बारे में हम कुछ नहीं कहा जा सकता है. राइट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो वो है आपकी सॉइल. तो यहाँ पर हम बात करेंगे सॉइल की और फर्टाइल सरफेस ऑफ द लैंड रिसोर्सेज. तो जो आपकी सॉइल है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आपका एयर भी है, वाटर भी है. ठीक है, इसलिए जो आपकी अपर लिमिट है वो इट इज़ द लिमिट अप टू एयर एंड वाटर लिमिट्स इज डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि ये जो सॉइल है इसमें हम एक तरीके से कहते हैं इसमें लाइफ है, क्योंकि इसमें वाटर भी है, एयर भी है ना. तो इसी से सॉइल से ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, सारे रिसोर्सेज हमें सॉइल से ही तो मिलते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है फॉर दी लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए अगर ह्यूमन बींग्स की या फिर अदर एनिमल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनी है. तो फर्स्ट प्रोसेस है आपका वेदरिंग और सेकंड प्रोसेस है आपका पैडोजेनेसिस. राइट, तो जो वेदरिंग प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल का ब्रेक डाउन होता है, रॉक्स का इसमें ब्रेकडाउन होगा विच इज़ रेफर टू इट्स फिजिकल और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उनको हमने उसके केमिकल या फिर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से हमने उसको डिनोट किया है. ठीक है, तो जो पैडोजेनेसिस है और जो पैडोजेनेसिस है ये एक ऐसा फॉर्मेशन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉइल है इज नोन एज द पैडोजेनेस विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पीडोलॉजी एंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग क्लासिफिकेशन सॉइल और उसकी मॉर्फोलॉजी. यानी कि इसमें हम सॉइल की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसकी नेचर के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो प्रोसेस देखे, फर्स्ट इज वेदरिंग और सेकंड इज पैडोजेनेसिस. नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी लैंड रिसोर्सेज से एसोसिएटेड हैं, या फिर लैंड डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं इसको. जो लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं दीज आर कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन. राइट, तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है लैंड स्लाइड्स, सेकेंड इज सॉइल एरोजन और थर्ड इज डेजर्टिफिकेशन. तो लैंडस्लाइड्स आप लोग खुद ही समझते हैं. जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, जैसे जो हमने देखा होगा जो हमारे हायर एल्टीट्यूड्स पर या माउंटेन्स पर अक्सर ग्लेशियर्स पे क्या होती हैं, लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, है ना. उससे कितना नुकसान होता है वो सब चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन. तो जो सॉइल इरोजन है मतलब आपकी सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह हटना, दैट इज कॉल्ड सॉइल
इरोजन, राइट। और थर्ड पॉइंट है यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब जमीन का बिल्कुल बंजर हो जाना, वो कहलाता है आपका डेजर्टिफिकेशन। So in this slide we will discuss about the landslides and its effect. तो landslides क्या होता है बेसिकली, यानी कि जो लैंडस्लाइड है उसको लैंड स्लिप्स भी बोला गया है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू ए जियोलॉजिकल इवेंट इन्वॉल्विंग द फॉर्म्स ऑफ ग्राउंड मूवमेंट लाइक रॉक फॉल्स, फास्ट मूविंग रॉक्स हैं, या आपकी रॉक ब्लॉक्स है, या फॉलिंग ऑफ द माउंटेन स्लोप्स। तो ये सब चीज़ें बहुत तेजी से जब नीचे की तरफ गिरने लगती हैं तो उसको बोला गया है लैंड स्लाइड्स, राइट। और यहाँ पे इसके हमारे बेसिकली 4 इफेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक लॉसेस, यानी कि लैंड स्लाइड से होने वाले क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अगर जो भी आपकी लैंड स्लाइड्स होंगी तो उससे क्या होगा, कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होगा, उसमें जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, मिलियंस ऑफ द जो पैसे हैं, जो मनी है, वो इसको रिस्टोरेशन में लग जाता है और बिल्डिंग्स को या उस स्ट्रक्चर को सही करने के लिए। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है वो इससे लॉस होती है और इफेक्ट होती है, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारा डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो लैंडस्लाइड्स हैं ये क्या करती हैं, हैवी डैमेज टू द प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज लाइक बिल्डिंग्स हो गई आपकी, रोड्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। जैसे अभी आपने देखा था केदारनाथ में जो इतनी भारी त्रासदी आई थी उसमें क्या हुआ था, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, लोगों की जान चली गई थी, वहाँ के आसपास जितने होटल्स थे, शॉप्स थी या रिजॉर्ट्स थे वो सब बिल्कुल खत्म हो चुके थे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें जाएंगी तो ह्यूमन बींग्स की क्या हो जाती है, लॉस, लाइफ भी चली जाती है, डेथ हो जाती है नंबर ऑफ द पीपल्स की। दो सबसे बड़ा जो इसका लॉस है दैट इज लॉस ऑफ द लाइफ, ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द सरफेस लैंडस्केप्स। तो क्या होता है, जब लैंडस्केप्स होते हैं, जब लैंडस्लाइड्स होती हैं तो कहीं ना कहीं जो सरफेस होती है वो भी इफेक्ट करती है, वहाँ की सॉइल इफेक्ट करेगी, वहाँ के जो स्लोप्स हैं वो रशिंग डाउन हो जाएंगे, या किसी वजह से उसमें सॉइल इरोजन हो जाएगा, या जो रिवर्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और एटसेट्रा। तो इस टाइप के इफेक्ट जो हैं वो लैंडस्लाइड्स में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज प्रिवेंशन ऑफ द लैंड स्लाइड्स, कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्लोप वेजिटेशन, ठीक है। तो जैसे हमारी ऊंचाइयों पर या हाइट एल्टीट्यूड्स पर ही ये प्रॉब्लम होती है हमारी लैंडस्लाइड्स की, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेशन कर सकते हैं, यानी कि जो ढाल है, जो स्लोप्स है, वहां पे अगर हम उन लैंड्स पे एग्रीकल्चर करें तो उससे क्या होगा, वहां पे जो सॉइल है वो उन पेड़ों से या पौधों से बंध जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्लोप वेजिटेशन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा रिटेनिंग वॉल्स, यानी कि हम किसी भी मटेरियल की, लाइक कंक्रीट हो गया, ब्रिक्स है, स्टोन्स है, या स्टील है, इस टाइप का जो इफेक्टिव मटेरियल है हम उसकी वॉल्स वहां पे रिटेन कर सकते हैं, तो उससे भी हम इसको बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज डाइवर्टिंग डेब्रिस पाथवेज। डेब्रिस यानी कि मलबा, तो जो मलबे का पाथवे है अगर हम उसको डाइवर्ट कर दें तो कहीं ना कहीं उससे भी हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक मेथड है फॉर प्रिवेंटिंग द डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू द लैंडस्लाइड्स। नाउ फोर्थ पॉइंट इज टेम्पोरेरी प्रिवेंशन। इसमें क्या करेंगे, हम जो लैंडस्लाइड्स हैं उनको टेम्पोरेली या तो सैंड बैग्स की सहायता से, या फिर जो फ्लो ऑफ मड्स है या वाटर है तो उससे क्या होगा, जो सैंड बैग्स हैं वो उसको डाइवर्ट कर देंगे, जिससे हम और क्या कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक शीट्स हो गई, हम वो भी यूज कर सकते हैं फॉर दी कवर एरियाज प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स, या फिर वेजिटेशन कवर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की और उसके इफेक्ट्स की। तो सॉइल इरोजन जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि इरोडिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय द नेचुरल फोर्सेस। नेचुरली तरीके से जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह हट जाती है तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, राइट। अब यहाँ पर इसके कुछ इफेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट्स जो हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं ड्यू टू द सॉइल इरोजन से, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, या जो उनकी टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो खराब होने लगती है, जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑन वाटर।
तो जो वाटर है उसमें क्या होगा, जो डिजास्टर्स इफेक्ट होंगे ऑफ द सॉइल इरोजन आर नॉट लिमिटेड टू सॉइल। तो बट ये क्या होगा, नेचुरल डोमेन्स ऑल्सो, तो सॉइल इरोजन एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं जो वाटर बॉडीज है या उन एरिया में सप्लाई होने वाला जो वाटर है वो सॉइल इरोजन से वहाँ पे खराब हो जाएगा या फिर वो पॉल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा फ्लडिंग। तो फ्लडिंग मतलब बाढ़ का आ जाना, जो बाढ़ होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें तो जो सॉइल इरोजन है उससे सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लडिंग हो जाती है और जो नियर बाय की वाटर बॉडीज हैं उसमें जो जल भरा हुआ है वो उसका स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आसपास की जो जगह होती हैं वो खराब होने लगती हैं, डूबने लगती हैं, या फिर वहाँ की जो लिवलीहुड है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी उससे, लोकल एरिया के जो पीपल्स हैं वो भी इफेक्टेड होने लगते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। तो इससे कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन से ऑब्वियसली जो पूरा फॉरेस्ट है वो इफेक्ट होगा और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो वाइल्ड लाइफ है वो भी उससे इफेक्ट होगी। फिफ्थ इज सॉइल क्वालिटी। तो ऑब्वियसली जब सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल की क्वालिटी कहीं ना कहीं तो खराब होगी, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं या एग्रीकल्चर लैंड में जो हमने मैन्यूज डाल के या खाद डाल के उसको जितना इफेक्टिव बनाया है, तो जब सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिएंट्स में भी लैक हो जाएगा, यानी कि लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विल बी फाइंड इन दी सॉइल क्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल डिजास्टर्स। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल इरोजन उसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, नेचुरल डिजास्टर्स में आपके माउंटेन स्लोप हो सकते हैं, जैसे आपकी लैंडस्लाइड्स हो गई या फ्लड्स हो गए, कभी आपके अर्थक्वेक्स हो गए, तो दीज ऑल आर कम्स अंडर दी नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। अब हम देखते हैं इसके प्रिवेंशन, तो हम इस सॉइल इरोजन से कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्टिंग रेन वाटर। तो जो आपका रेन वाटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, क्योंकि ये क्या करता है, इट जनरली मूव्स डाउनहिल टू स्टीप ग्रेडियंट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स से जब रेन वाटर यहाँ पे होता है तो रेन वाटर से क्या होता है, जो सारा पानी है वो नीचे बैठ जाता है और रेन वाटर कहीं ना कहीं उस सारी मिट्टी को, सॉइल को क्या कर देता है, नमी पहुंचाता है ना। जब नमी आएगी तो जो मिट्टी है वो वहीं की वहीं बैठ जाती है, जिससे हमारा सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायरेक्टिंग रेन वाटर। तो नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिंग रेन वाटर। तो जो हाउस होल्ड्स हैं, households can effectively control and prevent the erosion simply by collecting and storing rain water। तो जैसा कि हम सभी लोग, हमारे बड़े लोग भी कहते हैं कि जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पानी है ये बहुत साफ है, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये डिस्टिल्ड वाटर है। तो ये क्या करता है, जो हमारी बैरन लैंड होती है, ठीक है, बैरन लैंड यानी कि जो बंजर जमीन है उसको दोबारा से उपजाऊ बना देता है। ठीक, तो रेन वाटर plays a very important role in the prevention of soil erosion। थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रक्टिंग ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करें तो भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ड्रेनेज सिस्टम है, अगर डायरेक्टली रेन वाटर को हम फ्लो करा दें अपने ग्राउंड वाटर में या एग्रीकल्चर लैंड में, या जहाँ पर हमारी क्रॉप्स उग रही हैं, वेजिटेबल्स हो रही हैं, वहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पाइपलाइन से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से वहाँ पे पानी सप्लाई करें तो कहीं ना कहीं हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा ग्रोइंग प्लांट्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगा कर भी सॉइल इरोजन को, यानी कि सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा बिल्डिंग टेरेस। तो टेरेसेस जो है, जो बिल्डिंग की टेरेसेस हैं, वहाँ पे अगर हम कुछ गार्डन्स बना लें तो गार्डन्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर है उसको रिटेन कर सकते हैं और सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सो इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द डेजर्टिफिकेशन और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो डेजर्टिफिकेशन है आपका, यानी कि जमीन का बिल्कुल मरुस्थल हो जाना। जैसे मरुस्थल होते हैं ना, वहां पर कोई एग्रीकल्चर नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होता, कोई पौधा नहीं उगता, क्रॉप्स नहीं होती, ठीक है।
तो ये इसको क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशन, और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं दैट वी विल डिस्कस हेयर। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सॉइल इंस्टेबिलिटी। तो सॉइल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन सॉइल इंस्टेबिलिटी कॉज करता है, क्योंकि जो डेजर्टिफिकेशन है उससे जो हमारी टॉप सॉइल्स है वो कहीं ना कहीं स्लाइड अवे हो जाती है बाय फास्ट मूविंग विंड्स और रेन वाटर। तो जो फास्ट मूविंग विंड्स हैं या रेन वाटर हैं वो हमारी टॉप सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, जिससे हमारी सॉइल की जो है फर्टिलिटी खो जाती है, उसमें कोई भी क्रॉप्स नहीं उग सकती हैं, आपका वेजिटेशन नहीं हो सकता या फिर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो इससे ये होती है हमारी सॉइल की इंस्टेबिलिटी कॉज करता है डेजर्टिफिकेशन, राइट। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे डैमेज टू वेजिटेशन। तो जब जमीन हमारी मरुस्थल हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे, जब सॉइल मूवमेंट होने लगेगा या सॉइल का इरोजन होने लगेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होगा, किसी तरह की कोई क्रॉप्स नहीं होंगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे या एग्रीकल्चर नहीं होगा, एंड इट लीड्स टू द डैमेज टू वेजिटेशन। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कॉजेज फेमाइन, यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन है इट में लीड टू द वाइड स्प्रेड फेमाइन, यानी कि जनरली इट इज द पुअर लैंड मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड ड्रॉट दैट में लीड टू डेजर्टिफिकेशन, यानी कि सूखा पड़ जाना। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं इस वर्ड में हमने बोला है कि कॉज फेमाइन, यानी कि जो टेक्निक्स हैं, जो ड्रॉट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पुअर लैंड मैनेजमेंट को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड लॉस। तो इससे क्या होगा, जब लैंड हमारी बैरन हो जाएगी या डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा तो फूड लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल इंस्टेबिलिटी है या डैमेज टू वेजिटेशन है, एंड कहीं ना कहीं इट लीड्स टू द फूड लॉस, क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है तो जो खाना है, जो फूड है, उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी उन एरियाज में। ठीक है, तो इट कॉजेज टू द फूड लॉस। नाउ अनदर पॉइंट इज अदर इफेक्ट्स। तो अदर इफेक्ट्स में आपके आ जाते हैं पुअर वाटर क्वालिटी आ जाती है, या फिर फ्लडिंग हो जाती है डेजर्टिफिकेशन से, सॉइल इरोजन्स होने लगते हैं। सो दीज इफेक्ट्स क्या करते हैं, पर्टिकुलरली प्रोफाउंड फॉर द पीपल लिविंग नियर द अफेक्टेड एरियाज। तो उन एरियाज के नियर बाई जो भी लोग रहते हैं उनकी लाइफ को ये कहीं ना कहीं सब पॉइंट्स इफेक्ट करते हैं। नाउ in the next slide we will discuss about the prevention of desertification, यानी कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। अगर हम लैंड को प्रॉपरली इंटीग्रेट करते रहें या फिर हम उसमें वाटर का मैनेजमेंट ठीक से लगें, इरोजन्स को रोकें, तो हम कहीं ना कहीं उसको बचा सकते हैं, यानी कि उस लैंड को डेजर्टिफिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग वेजिटेशन कवर, यानी कि अगर हम वेजिटेशन को वहाँ बढ़ाएं, उसको मेंटेन करके रखें, प्रॉपर वहाँ पे वाटर दें या टॉप सॉइल को हम इरोड होने से बचाएं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डालें, तब भी हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीग्रेटेड यूज ऑफ लैंड। तो इंटीग्रेटेड यूज का मतलब है कि वहाँ पे हम जितने भी जो भी लैंड है, हम वहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट्स उसमें डालें या फिर हम उसको अगर हम एग्रीकल्चर डालना चाहते हैं या ग्रेजिंग पर्पज से अगर हम उसको केयर करें, तो कहीं ना कहीं हम डेजर्टिफिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़, यानी कि वहाँ पे आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको हम प्रोमोट करें, उनको इनेबल करें कि यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए या ड्राई लैंड सिस्टम नहीं होना चाहिए, या फिर आप इसको ध्यान रखो, वाटर यहाँ पे करो, है ना, या इरिगेशन करो, या कैसे भी न्यूट्रिएंट्स करके इस लैंड पे यहाँ पे आप फॉरेस्ट यानी कि आप क्रॉप्स ग्रो करो, पेड़ पौधे लगाओ, तो इस तरीके से हम वहाँ पे उस को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी मूविंग टू अदर लिवलीहुड्स अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जिससे कि हम जो सम एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर हो गया या ड्राई लैंड एक्वाकल्चर हो गया, तो इससे भी हम उसको वहाँ पे बचा सकते हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, लोकलाइट्स को हम प्रोमोट करें कि यहाँ पे हम लिवलीहुड को बढ़ाने के लिए हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी एम्फेसाइज होंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारी लैंड है वो भी हम डेजर्टिफिकेशन से उसको प्रिवेंट कर पाएंगे।
एंड द लास्ट पॉइंट इज जनरेटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। हम कुछ ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें जिससे वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, वहाँ की जिससे इकोनॉमी भी मजबूत हो, वो भी इंटरेस्टेड हो, और जो हमारी लैंड है वो भी डेजर्टिफिकेशन होने से वहाँ पे हम उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द लैंड रिसोर्सेज, and thank you for listening this presentation.